रही है। तो बेसिकली उसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज़ ऑर्डरिंग और रैंकिंग मेथड, फिर जॉब क्लासिफिकेशन है, और इसके अलावा पॉइंट मेथड। लेट्स सी कि कौन से मेथड्स हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनका प्रोसीजर होता है। Ordering method में the simplest job evaluation method ranks each job relative to all other jobs। क्या आप relative importance की बेस पे jobs को rank up कर रहे हैं, usually based on some overall factor like job difficulty। कोई एक फैक्टर आप ले लेते हैं, जैसे जॉब डिफ़िकल्टी हो गया, जॉब कम्प्लेक्सिटी हो गया, या हमने शुरू में बात की लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसकी बेस पे देख रही होती हैं। जॉब डिफ़िकल्टी है, सपोज़ आप देखते हैं कि जॉब डिफ़िकल्टी का लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं, उनमें जॉब डिफ़िकल्टी का क्या लेवल है। जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब डिफ़िकल्टी होगा, उसको टॉप पे रखा जाएगा। जिसमें उससे कम डिफ़िकल्टी लेवल होगा, उसको सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और जिसमें बिल्कुल लीस्ट डिफ़िकल्टी लेवल होगा जॉब को परफ़ॉर्म करने का, दैट विल बी एट द एंड। अब रैंकिंग मेथड को परफॉर्म करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं या प्रोसेस है कि किस तरीके से जॉब को जो है वो ऑर्डर मेथड के थ्रू रैंक अप किया जाता है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं। ऑब्टेन जॉब इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट एंड ग्रुप जॉब्स, सेलेक्ट कंपेंसेबल फैक्टर्स, रैंक जॉब्स और कंबाइन रेटिंग्स। इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ऑर्डरिंग मेथड में ये जो हम इसका प्रोसेस या इसके सब स्टेप्स पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से होते हैं, या ऑर्डरिंग मेथड क्या है। तो ऑर्डरिंग मेथड में सबसे पहले वी नीड टू ऑब्टेन द जॉब इंफॉर्मेशन के एक जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से ड्यूटीज़, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उस एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करने को मिलेंगी। अब इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन को भी प्रिपेयर करती हैं कि क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन है, सिर्फ हमने रैंकिंग करनी है जॉब की, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन पे ही फोकस कर रही होती है, और फिर देख रही होती हैं कि इनमें से हर एक जॉब जो है उसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा, या हर एक जॉब की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और उसमें जो चीज़ें मोस्टली देखी जाती हैं वो ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब्स हैं उनमें जो डिफरेंट कंपेंसेबल फैक्टर्स हैं या डिफरेंट जॉब फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं। जैसे एफर्ट्स हैं, कंपेंसेबल फैक्टर्स कहते हैं वो फैक्टर्स, वो जॉब एलिमेंट्स जिनको कंसिडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रही होती है, या जिनको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन कोई फैसिलिटी, कोई बेनिफिट या एक फ़िक्स अमाउंट एम्प्लॉय के लिए फ़िक्स कर रही होती है, या उस जॉब टाइटल पे काम करने वाला जो भी एरा वगैरह जो भी XYZ इंडिविजुअल होगा, उसको ये लमसम अमाउंट मंथली बेसिस पे ये फैसिलिटीज़ और ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और वो कंपेंसेबल फैक्टर्स क्या हैं? एफर्ट, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, कि कितना लेवल ऑफ एफर्ट्स एक इंडिविजुअल को पुट इन करना पड़ता है उस इन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। इसी तरह से वैरायटी ऑफ स्किल्स या स्किल लेवल उसमें क्या यूज़ हो रहा है, क्या वो इनिशियल लेवल है, एक्सपर्ट लेवल है, या एवरेज या मॉडरेट लेवल ऑफ स्किल्स उसमें यूटिलाइज होगा उन जॉब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जॉब, जिसमें ड्यूटीज़, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन किया जाता है, और फिर कंपेंसेबल फैक्टर्स भी उस जॉब के अंदर देखे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ सेलेक्ट एंड ग्रुप जॉब्स, कि आपने कंपेंसेबल फैक्टर्स की बेस पे
जब जॉब को इवेलुएट किया है तो फिर आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कौन सी जॉब जो है वो कौन से ग्रुप में आती है। जॉब्स की ग्रुपिंग कर की जा रही होती है यहाँ पे, या जॉब्स के क्लस्टर्स बनाए जा रहे होते हैं। क्लस्टर्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं। सपोज एक ऐसी जॉब वो क्लरिकल स्टाफ से आ सकती है, या अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात करें सिर्फ, तो टॉप मैनेजमेंट में डिफरेंट जॉब्स आती हैं, डिफरेंट जॉब टाइटल्स होते हैं। प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सीईओ हो गए, और उनको जो है आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के ग्रुप में डाल देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग ऑफ जॉब हो जाती है तो फिर ये देखा जा सकता है कि ठीक है, इस ग्रुप के लिए या इस ग्रुप में मौजूद जो भी जॉब्स आएंगी उनके लिए हमारा पे स्ट्रक्चर विल बी हायर एज कंपेयर टू अदर ग्रुप। या एक ग्रुप जो बनता है उस ग्रुप के अंदर हम फर्दर रैंकिंग कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ईजियर हो जाता है कि पहले आप ड्यूटीज़ की बेस पे ग्रुप अप कर लें। जैसे क्लरिकल वर्कर्स हैं तो जितने भी क्लर्क्स हैं, जितनी भी क्लरिकल जॉब्स हैं, वो सारी क्लरिकल स्टाफ के ग्रुप में आ जाएगी या क्लरिकल जॉब्स के ग्रुप में आ जाएगी। फिर उनमें से देखा जा सकता है कि कौन सा जो है वो टॉप पे आएगा और कौन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर लास्ट नंबर पे कौन से वाली जॉब आएगी। जॉब की रैंकिंग यहाँ पे इजियर हो जाती है और अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जा सकता है कि क्लरिकल जॉब्स में से हाईली पेड जॉब कौन सी वाली होगी। टॉप मैनेजमेंट में अगर 6-7 जॉब्स आती हैं तो उनमें से फिर रैंकिंग कर ली जाएगी, जो टॉप पे आएगी उसका जो पे स्ट्रक्चर है दैट विल बी हायर एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। अब ग्रुप अप भी कर लिया बेस्ड ऑन जॉब इंफॉर्मेशन, तो फिर देखा जाएगा कंपेंसेबल फैक्टर्स कि जो हमने ग्रुपिंग ऑफ जॉब की हुई है इनमें हमने जो रैंकिंग करनी है वो किन बेसिस पे करनी है। ऑफ कोर्स वो कंपेंसेबल फैक्टर्स की बेस पे होंगी। जॉब डिफ़िकल्टी लेवल है तो जो हमने टॉप एग्जेक्टिव वाली एक जॉब बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर जो 5-6 जॉब्स आ रही हैं उनमें जॉब डिफ़िकल्टी लेवल किस जॉब में ज़्यादा है, उस जॉब को हम टॉप पे रखेंगे। फिर जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल रिलेटिवली कम होगा उसको सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ पे। जिसमें सबसे कम डिफ़िकल्टी लेवल होगा उस टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब्स वाले ग्रुप के अंदर, उसको हम उसी ग्रुप में बिल्कुल एंड पे रखेंगे। तो कंपेंसेबल फैक्टर की बेस पे हमने रैंक अप कर लिया जॉब्स को। तो जो फोर्थ स्टेप है वो रैंक जॉब्स ही है, वो बेस्ड ऑन कंपेंसेबल फैक्टर है। इसीलिए मैंने दोनों को इकट्ठे ही एक्सप्लेन कर दिया कि हाईएस्ट टू लोएस्ट आप चल रहे होते हैं। फिर कंबाइन रेटिंग्स हैं कि अब जो इवेलुएटर थे, जॉब इवेलुएशन जो कर रहे थे या जो रेटिंग कमेटी थी, उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, उन्होंने कंपेंसेबल फैक्टर्स की बेस पे जॉब्स की रैंकिंग कर दी। अब उन सब की जो एवरेज रेटर रैंकिंग है वो की जाएगी कि डिफरेंट रेटर्स ने या रेटिंग कमेटी के डिफरेंट मेंबर्स ने जो रैंकिंग की है जॉब की, उनमें देखा जाएगा कि हर एक जॉब का इंडिविजुअल रैंक विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर जॉब्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या बन रहा है। अब उसमें पहले हम ग्रुप के अंदर देख रहे थे रैंकिंग, अब यहाँ पे हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस जॉब की रैंकिंग को देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे रैंकिंग मेथड की एक एग्जांपल है कि ये आपको रैंक फर्स्ट कॉलम देख रहे होंगे आप लोग, ये रैंक का है, सेकंड जॉब का है, थर्ड फिर मंथली सैलरीज का है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जॉब इवेल्युएशन की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि उस जॉब टाइटल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो भी परफॉर्म करेगा वो कितना कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव करेगा अपनी सर्विसेज, अपनी एफर्ट्स के बदले में।
तो यहाँ पे देखें टॉप पे अकाउंटेंट आ रहा है, फर्स्ट रैंक है इसका। फिर इसकी जो मंथली सैलरी है दैट इज़ 60,000। सेकंड रैंक पे अकाउंट्स क्लर्क है। अब अकाउंटेंट जो है ये अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, उनके बारे में किस तरीके से उनके अंदर जो भी एरर्स आएंगे उनको रेक्टिफाई किया जाएगा, कौन सी अमाउंट को जो है वो बैलेंस शीट है सपोज तो उसके कौन से एलिमेंट में कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरीके से अकाउंट्स क्लर्क है, तो ये अकाउंटेंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये क्लर्क है अकाउंट्स का, अकाउंट हैंडलिंग टू सम एक्सटेंट ये परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको सेकंड नंबर पे इसकी रैंकिंग की गई है और इसकी जो मंथली सैलरी है दैट इज़ लोएस्ट एज कंपेयर टू अकाउंटेंट। फिर थर्ड रैंक पे परचेज असिस्टेंट है। अब ये जो अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है क्लर्क उससे रिलेटिवली कम इसकी ड्यूटीज़ हैं, ये जॉब ड्यूटीज़ और उसमें कंपेंसेबल फैक्टर्स की बेस पे देखा जा रहा है। यहाँ पे जो परचेज असिस्टेंट है अकाउंट्स क्लर्क के मुकाबले में उसकी जॉब जो है उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी कम एफर्ट्स आएंगी और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा कम आएगा। प्लस ये कि जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एज़ कम्पेयर टू अकाउंटेंट एंड अकाउंट्स क्लर्क वो परचेज असिस्टेंट की जॉब पे कम होगा, इसलिए इसकी जो पे है वो रिलेटिवली कम है। फिर फोर्थ पे मशीन ऑपरेटर है, ऑब्वियसली परचेज असिस्टेंट अकाउंट्स क्लर्क अकाउंटेंट इनसे कम ही इसकी जो जॉब है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए उसकी पे फिर परचेज असिस्टेंट से भी कम है। फिर टाइपिस्ट है, तो टाइपिस्ट जो है फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, उसकी पे अकॉर्डिंगली मज़ीद कम हो जाएगी। और ऑफिस बॉय है तो इसकी 15,000 जो कि मज़ीद कम हो रही है। इट मीन्स कि अगर हम ओवरऑल देखें ऑफिस बॉय का कंपैरिजन करें या टाइपिस्ट का कंपैरिजन करें, टाइपिस्ट और ऑफिस बॉय का कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली टाइपिस्ट जो है वो उसकी जॉब रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट है। फिर ऑफिस बॉय का कंपैरिजन हम अगर अकाउंटेंट की जॉब के साथ करें तो हमें पता है कि ऑफिस बॉय तो कोई भी हो सकता है, उसमें तो कोई एज सच कोई जो एक्सपर्टीज़ हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट जो हैं वो तो वेल ट्रेंड होने चाहिए, फॉर्मली एजुकेटेड होने चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में अकाउंट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आइडिया हो गया होगा आपको कि डिफरेंट जॉब्स की रैंकिंग किस तरीके से की जाती है, अकॉर्डिंगली उनका जो सैलरी पैकेज है वो कैसे वेरी किया जा रहा होता है।